हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्यास की। अब आप लोगों को लगेगा कि हम लोग 2 दिन से प्यास की बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम लोग 2 दिन से प्यास की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग परिधि जो तंत्रिकाएं थी उनसे संबंधित, जो उसकी परिधि कारक थे उनसे संबंधित प्यास की बात की थी। प्यास के प्रकारों की हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग न्यूरल बेसिस ऑफ थ्रस्ट या न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ थ्रस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ क्या ऐसा केंद्रीय निर्धारक है जिसके कारण हम लोगों को प्यास की अनुभूति होती है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे, केंद्रीय निर्धारकों की। इससे पहले हम लोग बात किए थे परिधीय निर्धारकों की। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब केंद्रीय निर्धारक की ओर। इससे पहले हम लोगों ने हार्मोन्स को जाना और किन किन हमारे जो ग्रंथियां हैं वो इन्वॉल्व होती हैं प्यास के लिए, उसकी बात की गई थी। आज हम लोग केंद्रीय निर्धारकों की बात करेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों के ब्रेन के पार्ट हैं। वो उसमें कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमारे प्यास में इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग आज उनकी बात करेंगे। दैहिक आधार पर तो हम लोग 2 प्रकार की प्यास की बात की थी, इंट्रासेलुलर थ्रस्ट और हाइपोवैल्मिक थ्रस्ट। इसमें हम लोग डिफरेंसेस भी बताया, मैंने आपको बताया। साथ ही जो ऐसी दैहिक सूचनाएं हैं जिनके कारण हमको प्यास की अनुभूति होती है और हम लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं, ये भी, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर दिमाग में आता है कि क्या प्यास और तृप्ति की दैहिक अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क के कुछ केंद्रों को प्रभावित करके उन्हीं के माध्यम से प्यास और तृप्ति के अनुभवों को उत्पन्न करती हैं। ऐसा है कि नहीं है? यानी हम लोगों को प्यास तो लग रही है, पानी पी रहे हैं, हमें तृप्ति की अनुभूति भी हो रही है। तो ये जो दैहिक अवस्थाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, ये उत्पन्न होती हैं और इसकी सूचना मस्तिष्क के कुछ केंद्रों को प्रभावित करके उन्हीं के माध्यम से प्यास और तृप्ति के अनुभव को उत्पन्न करती हैं, या सभी केंद्रों को? इस पर चर्चा की गई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और उन्होंने इस पर रिसर्च भी करना शुरू किया। मनोवैज्ञानिकों ने ये देखने की कोशिश की कि मस्तिष्क में ऐसे अनेक केंद्र हैं जिसके संबंध में पता चला कि जिससे हमको प्यास की अनुभूति होती है, जो पानी पीने के व्यवहारों के हमारे जो न्यूरल कंट्रोल हैं उसमें भूमिका निभाते हैं, जो हमारे स्नायविक नियंत्रण हैं, तो उसमें तो भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये 2 कारणों से है, 2 कारणों से जो स्नायविक नियंत्रण है इसमें केंद्रों को पानी पीने की व्यवहारों से संबंधित माना जाता है। अब आप कहेंगे ये 2 कारण क्या होगा? तो यहाँ 2 कारणों की मैंने बात की है। तो पहला कारक है कि जब इन केंद्रों यानी स्नायविक नियंत्रण से होने वाले जो केंद्र हैं जहाँ से हमें प्यास की अनुभूति हो रही है, उन केंद्रों को उद्दीपन दे करके काफ़ी एक्टिव कर दिया जाए। स्पेसिफिक जो एरिया है उसको जब हम विद्युतीय उद्दीपन देते हैं तो उद्दीपन देने के बाद वो पार्ट हमारा एक्टिव हो जाता है, सक्रिय बना दिया जाता है, तो शुष्कता उत्पन्न हो जाती है और जो प्राणी है वो पानी पीने लगता है। दूसरा है जब इन्हें छत कर दिया जाए, निश्चित है। तो यहाँ जब छत कर दिया जाता है तो भी प्राणी में अनेक असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं और मस्तिष्क के मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 केंद्रों का संबंध जो है, यहाँ हम लोग सेंट्रल जो डिटरमिनेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रेन में स्पेसिफिक 3 ऐसे सेंटर हैं जिनका संबंध जो है हमारे प्यास और तृप्ति से पाया गया है। तो इन 3 केंद्र कौन से हैं ये जान लीजिए। हाइपोथैलेमस का जो प्रीऑप्टिक एरिया है वो सेप्टल एरिया और पार्श्विक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का प्रीऑप्टिक एरिया, सेप्टल एरिया और पार्श्विक हाइपोथैलेमस, ये 3 ऐसी एरिया हैं जहाँ से हमें प्यास और तृप्ति की अनुभूति होती है। इन्हीं 3 केंद्रों पर जब हम विद्युतीय उद्दीपन देते हैं या रासायनिक उद्दीपन देते हैं या इन्हें छत कर देते हैं, तो छत, इस सबको मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोड लगा करके कैसे
विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है, या छत विधि में लगभग जो उसका एरिया होता है उस एरिया से संबंधित ब्रेन का स्पेसिफिक जो एरिया को हमको छत करना होता है उस एरिया को या तो 25 डिग्री सेल्सियस से हम डाउन कर देते हैं वहाँ का टेम्परेचर, तो वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो बर्फ़ के रवे के समान जमने लगती हैं। तो वो आपका जो छत होता है अस्थाई क्षति हो जाती है। वहाँ के जो नर्व्स होते हैं वो अस्थाई रूप से छत हो जाते हैं। या उनको छत करने के लिए दूसरी विधि है कि उन्हें बर्फ के रवे बनने से पहले ही रोक दिया जाता है, बस उनका फंक्शन बंद कर दिया जाता है। जो वहाँ का स्पेसिफिक पार्ट है, न्यूरॉन्स जो वहाँ के हैं, उनका फंक्शन रोक दिया जाता है कुछ देर के लिए। इसके बाद जब वो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं तो फिर से वापस उनका जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये अस्थायी क्षति होती है। तो हम चाहे अस्थायी क्षति उसमें उत्पन्न करें चाहे अस्थायी क्षति उत्पन्न करें, इन दोनों से ये पता चल सकता है कि हमारा उस स्पेसिफिक पार्ट जिस पर हम छत कर रहे हैं उसका हमारे जल पीने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर छत होने के बाद पानी पीना पर्सन बंद कर दे रहा है, प्राणी बंद कर दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो हमारे प्रयास के पानी से पीने से संबंधित वो एरिया इन्वॉल्व है, या उस एरिया के कारण हमारी प्यास और तृप्ति की अनुभूति जो है वो प्रभावित हो रही है। तो यहाँ छत तकनीक तो आपकी यह है। दूसरी है आपकी विद्युतीय उद्दीपन देकर, इलेक्ट्रिक शॉक देकर के। तो इलेक्ट्रिक शॉक स्पेसिफिक आपके इलेक्ट्रोड लगा करके दिए जाते हैं। और दूसरा है आपका जो हम रासायनिक उद्दीपन देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सांद्र सोडियम क्लोराइड है उससे रासायनिक रूप से उद्दीप्त कराया जाता है, और उद्दीप्त कराने के बाद जल पीने की क्रिया का जो नियमन है उसको देखा जाता है। तो हमने अभी बात की प्यास की कि ये 3 केंद्र जो हैं ये प्यास से संबंधित होते हैं और उसकी पानी की तृप्ति से भी संबंधित होते हैं, जिसमें पहली बात हमने की थी लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया। तो चलिए हम लोग पार्श्विक पूर्व ऑप्टिक क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ से कि हमारी पानी पीने की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। तो लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया में हम बात करेंगे ब्लॉस 1983 की, क्योंकि इस पर सबसे पहला जो प्रयोग है ब्लॉस 1983 ने ही किया था लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया पर। और जो प्रयोग उन्होंने किया, ब्लॉस ने जो प्रयोग किया, उन्हें अपने प्रयोग का जो रिजल्ट मिला उसमें ये मिला कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो अग्र क्षेत्र है, अगर हम उसको छत कर दें, मस्तिष्क के अग्र क्षेत्र को छत करने पर कोशिकीय शुष्कता प्यास से जो पीड़ित चूहे थे वो भी जल नहीं पीते। अगर पीते भी हैं तो सामान्य चूहों की अपेक्षा कम पीते हैं। तो यहाँ ब्लॉस 1983 ने जो टेस्ट किया, जो रिसर्च किया, तो उन्हें अपने प्रयोग में ये मिला कि मस्तिष्क के जो अग्र क्षेत्र हैं अग्र क्षेत्र को अगर हम छत कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर मैंने बात की थी छत और विद्युतीय उद्दीपन की, तो जब मस्तिष्क के अग्र क्षेत्र को हम छत कर देते हैं तो कोशिकीय शुष्कता प्यास जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक, कोशिकीय जो शुष्कता प्यास है आपकी सेलुलर डिहाइड्रेशन, ये उत्पन्न तो हो गई, लेकिन ये तब भी जल नहीं पीते। यानी कोशिकीय शुष्कता प्यास उत्पन्न होने पर भी जल नहीं पीते हैं। अगर पीते भी हैं तो सामान्य चूहों की अपेक्षा कम पी रहे थे। ये टेस्ट आपका चूहों पर ही किया गया था। तो यहाँ ब्लॉसम का कहना है कि जो रिजल्ट हम लोगों को मिला कि कोशिकीय जो शुष्कता प्यास है आपकी इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन आ रही है प्यास से संबंधित, तो वो अगर हम लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया को छत कर दे रहे हैं तो लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया के छत करने के बाद भी प्यास उत्पन्न की जा रही है, लेकिन वो जल नहीं पीते हैं या कम पीते हैं। लेकिन यदि चूहों को हाइपोवैल्मिक प्यास लगी हो, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि मैंने दोनों प्यास की बात की थी, तो हाइपोवैल्मिक प्यास और जो आपकी कोशिकीय शुष्कता प्यास है दोनों आपको पता ही है, क्योंकि दोनों की बात इससे पहले वाले वीडियो में की जा चुकी है। तो जो चूहे थे जिन्हें इंट्रासेलुलर थ्रस्ट नहीं थी,
हाइपोवेलमिक थ्रस्ट थी उनको जो उनका अग्र क्षेत्र था, तो उनके अग्र क्षेत्र यानी लेटरल प्री की जो एरिया उनकी है, जिन्हें हाइपोवेलमिक प्यास लगी थी, उनके अगर हम अग्र क्षेत्र को छत करते हैं या छत करने का जो प्रभाव है वो जल पीने की क्रिया पर पड़ता ही नहीं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो चूहे जिन्हें कोशिकीय शुष्कता प्यास से पीड़ित थे या तो जल पी रहे थे या नहीं पी रहे थे लिटरल प्री ऑप्टिक एरिया को छत करने के बाद, और पी रहे थे तो सामान्य रूप से कम पी रहे थे। लेकिन वे चूहे जिन्हें हाइपोवेलमिक प्यास लगी थी, जब उनके लिटरल प्री ऑप्टिक एरिया को छत किया गया तो छत करने का प्रभाव जल पीने की क्रिया पर पड़ा ही नहीं, यानी हाइपोवेलमिक प्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लिटरल प्री ऑप्टिक एरिया का। ठीक, यहाँ जो रिजल्ट हमको मिला, ये जो प्रयोग है उससे परिणाम जो मिला, उससे ऐसा लगा कि कोशिकीय शुष्कता प्यास और हाइपोवेलमिक प्यास को संचालित करने के लिए मस्तिष्क की अलग अलग स्नायुविक व्यवस्था है। क्योंकि अगर हम छत किसको कर रहे हैं, लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया को ही, उसी को हम लेस कर रहे हैं। यहाँ पर लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया को छत कर रहे हैं तो जो इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो अगर हो रही है तो जो चूहा है वो पानी यदि पी ही नहीं रहा है, अगर पी रहा है तो कम मात्रा में पी रहा है। लेकिन हाइपोवेलमिक प्यास लगी है तो प्रीऑप्टिक एरिया को छत करने के बाद भी वो पानी पर किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, यानी उसे पानी पीने की जो क्रिया है वो प्रभावित ही नहीं हो रही है। तो ये मिल गया कि जो कोशिकीय शुष्कता प्यास है उसके लिए मस्तिष्क का कोई विशेष पार्ट है और हाइपोवेलमिक प्यास को संचालित करने के लिए मस्तिष्क का कोई दूसरा पार्ट है, तभी ऐसा हो रहा है। अगर हम प्रयोग की बात करें तो इस प्रयोग में अगर प्रयोग किया गया, जो इस प्रयोग में ब्लाउस और एपस्टाइन ने अपने इस स्टडी को और आगे बढ़ाने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि मस्तिष्क में जो निश्चित रूप से ऐसा कौन सा क्षेत्र है, स्पेसिफिक कोई पार्ट होगा, क्योंकि प्री ऑप्टिक एरिया को हम लेस भी कर रहे हैं तभी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हाइपोवेलमिक थ्रस्ट पे। बट आपकी जो कोशिकीय शुष्कता प्यास है, जो इंट्रासेलुलर थ्रस्ट है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है कि वो प्यास लगने के बाद भी प्यास की अनुभूति नहीं हो रही है या पानी पी ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ हाइपोवेलमिक प्यास के लिए अलग और कोशिकीय शुष्कता प्यास के लिए अलग एरिया है। तो ये कौन सा एरिया है, इसको ब्लास ने और वेस्टाइन ने आगे बढ़ा करके अपनी स्टडी को देखने की कोशिश की कि मस्तिष्क में ऐसा निश्चित रूप से कौन सा एरिया है, स्पेसिफिक क्षेत्र है जो शरीर में हमारी कोशिकीय शुष्कता प्यास को उत्पन्न करता है या उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अब यहाँ पर ब्लाउस और एपस्टाइन ने मस्तिष्क में आपके ब्रेन में आस्मो रिसेप्टर का खोज करना शुरू कर दिया। यानी आस्मो रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर हमारे ब्रेन में मिलेंगे, जहाँ से कि हमारी कोशिकीय शुष्कता प्यास पर या आस्मोटिक दबाव जो हो रही है उसका कहाँ से नियमन किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जो कोशिकीय शुष्कता प्यास है वो कोशिकाओं के आस्मोसिस जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उस स्थिति में जो होता है वो सामान्य नहीं रह पाता। अब यहाँ पर दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता है हमारे कि मस्तिष्क में हमारे जो ये आस्मो रिसेप्टर हैं कहाँ कहाँ पर होंगे, जिसके कारण हमें जो सेलुलर डिहाइड्रेशन है वो हमको फील होता है, हमको महसूस होने लगता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा या कोई स्पेसिफिक प्लेस होगा। तो ये जो कोशिकीय शुष्कता प्यास है, इसके जब ये उत्पन्न होता है तो दैहिक अवस्था के संकेत को मिलते हैं, साथ ही एक प्यास का जो है विशेष प्रकार से नियमन भी होता है। तो इसमें स्पेसिफिक ये स्टडी की गई कि जो हमारे आस्मो रिसेप्टर हैं वो लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया में पाए जाते हैं। ऐसे जो रिसेप्टर हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि जो हमारी सेलुलर डिहाइड्रेशन होती है, हमको जो कोशिकीय शुष्कता प्यास महसूस होती है, इसमें जो आस्मो रिसेप्टर है इसका प्री ऑप्टिक एरिया जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। इसे परिणाम में भी देखा गया, कई रिसर्च किए गए, उसमें भी मिला कि अगर हम जो ऐसा क्षेत्र है अगर प्री ऑप्टिक एरिया का, तो उसको अगर हम छत कर दें या
जो नमक का हम अतिसांद्र घोल की सुई जो है वो प्राणी को लगा दें, तो सुई लगाकर जब हम उनमें कोशिकीय सुस्तता प्यास उत्पन्न कर देते हैं, तो जो जल पीने की क्रिया है ये वो थोड़ी सी धीमी गति हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जब हम लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया में नमक के अति सांद्र घोल की अगर हम इंजेक्शन दे देते हैं, सुई लगा देते हैं, तो कोशिकीय शुष्कता प्यास उत्पन्न हो जाती है। ठीक, लेकिन कोशिकीय शुष्कता प्यास उत्पन्न होने पर भी प्राणी जल नहीं पीता, पानी नहीं पी रहा है। जब इसी प्राणी को उस स्थिति में अगर सामान्य रूप से जल पीने के लिए छोड़ा जाता है, तो उनकी जो प्यास है वो अतिसांद्र नमक के घोल के बजाय जो जल से वंचित करने से उत्पन्न होती है वो अधिक होती है। कहने का अर्थ है कि जब हम उन्हें नमक के अतिसांद्र घोल की सुई नहीं लगाते हैं, उन्हें जल से वंचित रखते हैं, जल वंचन की स्थिति उत्पन्न करते हैं उनके अंदर, तब प्यास की जो स्थिति है उनमें ज़्यादा उत्पन्न होती है और जल पीना शुरू भी करते हैं और जल पीते भी हैं। तो यहाँ जल वंचन है से उत्पन्न जो प्यास है और कोशिकीय शुष्कता प्यास है, हाइपोवेल्मिक प्यास है, इन दोनों का मिश्रण मिल गया। कहने का मतलब है कि कोशिकीय शुष्कता प्यास और हाइपोवेल्मिक प्यास जो है वो जल वंचन से उत्पन्न प्यास का मिश्रण है। ठीक है, यानी जल वंचन से उत्पन्न प्यास, कोशिकीय शुष्कता प्यास और हाइपोवेल्मिक प्यास दोनों का मिश्रण है। इसको सिंपली अगर देखना चाहें तो कोशिकीय शुष्कता प्यास प्लस हाइपोवेल्मिक प्यास इक्वल जलवंचन। तो जलवंचन से जो उत्पन्न प्यास है इन दोनों का मिश्रण मिला, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का कहना था। अगर हाँ पार्श्विक ये कहने का अर्थ है कि लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया को अगर हम छद कर दें तो जो परिणाम हम लोगों को मिले, इसको अगर हम केमिकली रासायनिक रीति से अगर हम इसको उद्दीप्त करें, इसको रासायनिक उद्दीपन दें, तब भी यदि प्रीऑप्टिक एरिया के जो आपके क्षेत्र हैं, जो एरिया है, वो उसमें कोशिकीय शुष्कता जो प्यास है ये पता चलता है कि वो उसी को नियंत्रित करता है। तो उसकी रासायनिक उद्दीपन के संबंध में भी कुछ चीज़ निकली, कुछ परिकल्पनाएं बनाई गई। जैसे पहला आपका है ये परिकल्पना कि अगर हम लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया को यदि उन द्रवों से उद्दीप्त करें जिनकी ऑस्मोटिक जो विशेषताएं हैं सामान्य दैहिक विस्तार के लगभग हो। पहला इसकी परिकल्पना की गई कि प्रीऑप्टिक एरिया को उन द्रवों से उद्दीप्त किया जाए, ऐसे द्रव जिससे ऑस्मोटिक जो विशेषताएं हैं वो सामान्य दैहिक विस्तार के लगभग हों, तो वो प्राणी भी जल पीने लगते हैं। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया को रासायनिक रीति से रासायनिक उद्दीपन देते हैं, तो जिनकी ऑस्मोटिक विशेषताएं सामान्य दैहिक विस्तार के लगभग समान होती हैं, तो पशुओं को जल पीना चाहिए। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी ये पता नहीं, लेकिन ये परिकल्पनाएं बनाई गई थी। दूसरा परिकल्पना इसका है कि लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया को जब हम रासायनिक उद्दीपन देते हैं तो उनसे केवल उन्हीं अतिसांद्रवों से उद्दीप्त करने पर प्यास उत्पन्न होगी जो इस क्षेत्र की कोशिकाओं में शुष्कता उत्पन्न करते हैं। रासायनिक उद्दीपन हम जब देते हैं तो उनसे केवल वही अतिसांद्र द्रव से उद्दीप्त करने पर प्यास उत्पन्न होती है जो इस क्षेत्र की कोशिकाओं में शुष्कता उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही अन्य द्रव, अगर हम अन्य द्रवों से, अन्य जो रासायनिक द्रव हैं अगर हम उनसे उद्दीप्त कराने की कोशिश करते हैं तो उनसे ऐसा नहीं होता है। तीसरी परिकल्पना है कि अगर हम जो आपकी सेलुलर डिहाइड्रेशन है, कोशिकीय शुष्कता प्यास के समय अगर हम लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया की कोशिकाओं की शुष्कता को अगर जल से या शुद्ध जल से उद्दीप्त करते हैं या उसकी कोशिका की जो शुष्कता है उसे शुद्ध जल से उद्दीप्त करके दूर कर देते हैं, तो जल पीने की जो क्रिया है वो रुक जाती है। तो यहाँ एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो हमारी कोशिकीय शुष्कता प्यास है, अगर ऐसी प्यास व्यक्ति के या प्राणी के अंदर उत्पन्न हो गई है और उस समय लेटरल प्रीऑप्टिक एरिया की जो कोशिकाएं हैं उनको ये जो शुष्कता है तो उसको शुद्ध जल से उद्दीप्त कर दें, तो जो जल पीने की क्रिया है वो अवरुद्ध हो जानी चाहिए।
ऐसी परिकल्पना की गई। अब हो रहा है कि नहीं हम परिकल्पना पे बाद में उस पर देखेंगे। नेक्स्ट परिकल्पना है आपकी कि अगर हम ऊपर के सभी जो भी हम चाहे रासायनिक उद्दीपन दे रहे हैं, चाहे शुद्ध जल से उद्दीप्त कर रहे हैं, यहाँ उसके प्रत्याशित जो परिणाम है केवल प्री ऑप्टिक एरिया के साथ प्राप्त होने चाहिए, अन्य किसी क्षेत्र से नहीं, क्योंकि हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ प्री ऑप्टिक एरिया पे कर रहे हैं। इस पर जो परिणाम प्राप्त हुई ये तो परिकल्पना थी, आपका इस पर प्रयोग किया गया और जो रिजल्ट आउट हुआ उसके आधार पर जो आपकी परिकल्पनाएं बनाई गई थी, ये जो चारों परिकल्पनाएं बनाई गई थी वो चारों स्वीकार कर ली गई। कहने का अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि जो कुस्की शुष्कता प्यास है उसका नियंत्रण, उसका नियमन, जो सेलुलर डिहाइड्रेशन है, थ्रस्ट है, इसका जो नियंत्रण है वो प्री ऑप्टिक एरिया, स्पेसिफिक लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया से ही होता है। और ये आपकी जो कल्पनाएं थी, जो पूर्व कल्पनाएं थी, इस पर जो प्रयोग किए गए और जो हमको परिणाम प्राप्त हुए उनसे मिला। क्लियर है? शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें शुष्कता उत्पन्न होने पर, यहाँ पूरा मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उसमें शुष्कता उत्पन्न होने पर इसकी सूचना, जो शरीर की हमारी कोशिकाएं होंगी उसमें जब भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी तो इसकी सूचना पार्श्विक प्री ऑप्टिक एरिया को जाती है, लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया को जाती है, जिससे प्राणी को प्यास का अनुभव होता है और वह पानी पीना शुरू कर देता है। एक बार पानी पीना जब वो शुरू कर दिया तो उतना जल पीने के बाद ही वह पीना बंद करेगा जितना जल से कोश की शुष्कता उसके दूर हो सके। वो उतना ही जल लेगा, वो उतना ही पानी पिएगा जितने से उसकी कोश की शुष्कता को दूर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो पीते समय ही शुष्कता पूर्ण रूप से दूर नहीं हो सकती। जब भी हम जल पीते हैं तो जल पीने के लगभग 20 से 30 मिनट का समय, 20 से 30 मिनट का जो समय है वो लगता है हमारी तृप्ति की अनुभूति में। जल जब हम पीते हैं तो उसी समय हमारा पूरा जो तृप्ति है वो नहीं होती और ना ही जल पीते समय ही हमारी शुष्कता दूर हो जाती है कोशिकाओं की। इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। तो इसमें लगभग 20 से 30 मिनट का समय, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि 20 से 30 मिनट का समय लगता है जिसमें कि हमारी कोशिकाएं जो होती हैं वो जल को ऑब्जर्व करती हैं और एक दूसरे तक पहुंचाती हैं, यानी उसकी शुष्कता दूर होने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पशुओं को जल पीना समाप्त करने का संकेत कहाँ से मिलता है? मान लीजिए हम लोग तो जल पीते हैं, नहीं पिएंगे अब, लेकिन ऐसे पशु, ऐसे प्राणी जो जल पीते हैं और बंद कर देते हैं, फिर इसका संकेत उन्हें कहाँ से मिलता है? क्योंकि तृप्ति की अनुभूति तो हमें 20 से 30 सेकंड के बाद हो रही है, मिनट के बाद हो रही है। तो यहाँ तृप्ति की अनुभूति 20 से 30 मिनट के बाद हो रही है, उससे पहले ही हमने पानी पीना बंद कर दिया। तो आखिर कोई तो ऐसा एरिया होगा जहाँ से हमको ये संकेत मिला कि अब हमको पानी नहीं पीना है। तो यहाँ आपको हम बता दें कि ये ऐसा माना जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा माना है कि जो हम जल पीना बंद करते हैं, जो जल पीने की क्रिया हमारी शुरू होती है, यानी जो कोशिकाओं में आपके लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया से जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे हमको प्यास की अनुभूति हो रही है, हम पानी पीना शुरू कर दे रहे हैं। इसके बाद हमको उतना ही पानी लेना है जितने से कि हमारी जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो ख़त्म हो जाए। ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन हम जो संकेत हमको मिल रहे हैं कि अब हमको जल नहीं पीना है, अब हमको पानी नहीं पीना है, तो पानी नहीं पीना है इसका संकेत कहाँ से मिल रहा है? तो इसका जो संकेत है, जल जब हम पीते हैं और इसके बाद कहते हैं नहीं अब नहीं पीना है, हो गया, तो हो गया मीन्स कि ये संकेत हमको कहाँ से मिल रहे हैं? परिधीय संकेत मिलेंगे हमको। यहाँ क्रिया हमारी केंद्रीय हो रही है लेकिन संकेत कहाँ से मिल रहे हैं? परिधीय संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो हम लोग यहाँ पे लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया की बात कर रहे हैं, सेप्टल एरिया की बात करेंगे, हाइपोथैलेमिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ हम जिसकी भी बात करें हम लोग सब सेंट्रल डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जल पीना हम बंद कर रहे हैं, ये जो हमको संकेत मिल रहे हैं ये संकेत हमको मिल रहे हैं आपके परिधीय संकेतों से। कहने का अर्थ है कि आमाशय में पानी पिएंगे तो आमाशय में जाएगा, आमाशय फूल हो गया, भर गया, तो अब क्या है कि आमाशय से ये संकेत मिलेंगे कि अब हमको पानी की आवश्यकता
नहीं है। स्वयं जो जल पीने की क्रिया है उसमें लगने वाला समय भी आपका डिपेंड करता है कि हम आपको अब पानी नहीं पीना है, 1 गिलास पीना है, 1.5 गिलास पीना है, 2 गिलास पीना है, कितना हम पी रहे हैं। ये भी आपका डिपेंड करता है कि हम जो जल पी रहे हैं वो कितने देर से हम पी रहे हैं। उससे भी संतुष्टि मिल जाती है, या उससे ये भी आपका एक तरह से पेरिफेरल डिटरमिनेंट्स हैं जिससे कि हमको ये अनुभूति होती है कि अब हमको जल नहीं पीना है। लेकिन मूल रूप से साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि आमाशय का भर जाना जो है ये परिधि निर्धारक है, और इसी आमाशय के भर जाने के कारण ही हम जो है जल पीना बंद कर देते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे सेप्टल एरिया की। इससे पहले मैंने आप लोगों से बात की थी प्री ऑप्टिक एरिया की, लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया। इससे पहले मैंने आपसे कहा भी था कि हमारे जो केंद्रीय निर्धारक हैं, जो सेंट्रल डिटरमिनेंट्स हैं, उसके अंतर्गत आपके लेटरल प्री ऑप्टिक एरिया, सेप्टल एरिया और लेटरल हाइपोथैलेमस, ये जो है हमारे जल पीने की क्रिया से संबंधित होते हैं। और ये तीनों जो पार्ट हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको सेंट्रल डिटरमिनेंट्स के अंतर्गत रखा भी गया है। तो बात करते हैं हम लोग सेप्टल एरिया की। सेप्टल एरिया पर जो रिसर्च किया गया, सेप्टल एरिया से जो रिसर्च किया गया, तो यहाँ ये पाया गया कि जो सेप्टल एरिया है उसको अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं या विद्युतीय तरीके से हम अगर उसे उद्दीप्त करते हैं, तो पानी से जो वंचित पशु हैं, यानी जल वंचन, जिन प्राणियों को जल वंचन की स्थिति में भी रखा गया है, जल से वंचित प्राणी भी जल नहीं पीते। कहने का अर्थ है कि जब सेप्टल एरिया को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है या विद्युतीय ढंग से उद्दीप्त किया जाता है, तो उद्दीप्त करने के बाद वैसे प्राणी, वैसे पशु जिनको काफी समय से जल वंचन की स्थिति में रखा गया, जल से वंचित रखा गया, कहने का अर्थ है जल से दूर रखा गया, ऐसे जो आपके प्राणी होते हैं वो भी पानी नहीं पीते, यानी जल पीने की क्रिया उनकी अवरुद्ध हो जाती है। जल से वंचित हैं, इसके बावजूद वो जल नहीं पिएंगे। ऐसा रिसर्च में मिला था, और कहा देखा गया कि ऐसे जो उद्दीपक का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। कहने का अर्थ है कि ये लगभग, अगर ऐसा स्टिमुलस है तो वहाँ पर इसका प्रभाव लगभग 1 घंटे तक रह सकता है। साथ ही इस दशा में भोजन क्रिया करने की जो क्रिया है, अगर हम उसको मेजर करना शुरू करते हैं तो ये देखते हैं कि जो हमारे भोजन करने की क्रिया है वो सामान्य है। यानी जब भी हम सेप्टल एरिया को विद्युतीय ढंग से अगर उद्दीप्त कराते हैं, विद्युतीय उद्दीपन देते हैं, तो विद्युतीय उद्दीपन देने पर जल वंचन की स्थिति में रखे गए जो प्राणी हैं वो जल नहीं पिएंगे, लेकिन उनकी भोजन करने की जो क्रिया है वो सामान्य रहती है। उनकी भोजन करने की जो क्रिया है वो अवरुद्ध नहीं हो रही है। और ये जो आपका विद्युतीय उद्दीपन दिया गया है, उस उद्दीपक का प्रभाव लगभग 1 घंटे तक रहता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सेप्टल एरिया है, ये तो बात हम लोगों ने विद्युतीय उद्दीपन की थी, लेकिन अगर दूसरी तरफ सेप्टल एरिया को छत कर दिया जाए, यानी इसको लेजर थेरेपी दी जाए, तो जब लेस किया जाता है, छत किया जाता है, तो उस स्थिति में जो हमारा प्राणी है या पशु है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, या जिसके सेप्टल एरिया को छत कर दिया गया है, वो अतिसामयिक हो जाते हैं, वे अतिसामयिक हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब उनके सेप्टल एरिया को छत कर दिया जाता है तो वो बहुत अधिक जल पीने लगते हैं, जरूरत से ज़्यादा। यानी कहने का मतलब है कि विद्युतीय उद्दीपन जब दिया जाता है तो जल नहीं पीते, जल वंचन के बावजूद, लेकिन जब उनके सेप्टल एरिया को छत कर दिया जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा जल पीने लगते हैं, बहुत अधिक पानी पीने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सेप्टल क्षेत्र पानी पीने की जो क्रिया है उस पर अवरोधक प्रभाव डाल रही है, ऐसा लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि जो सेप्टल क्षेत्र है वो पीने की क्रिया पर अवरोधक प्रभाव डालती है। तो यहाँ बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी सेप्टल एरिया को हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं या विद्युतीय उद्दीपन देते हैं, तो विद्युतीय उद्दीपन देने के बाद, जो भी हम विद्युतीय उद्दीपन दे रहे हैं, विद्युतीय उद्दीपन देने के बाद जो आपका प्राणी है अगर जल से वंचित रखा गया है तब भी वो जल वंचन के बावजूद जल नहीं पिएगा, लेकिन भोजन करने की जो उसकी क्रिया होगी वो सामान्य होगी।
दूसरी तरफ अगर हम इसको छत कर देते हैं, सेप्टल एरिया को छत कर देते हैं, तो छत करने की स्थिति में जो प्राणी है वो अतिसामयिक हो जाएगा, हाइपर कंडीशन आ जाएगी, और इस स्थिति में वो ज़रूरत से ज़्यादा जल पीना शुरू कर देगा। अधिकतम वो जल की मात्रा वो लेता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि जो सेप्टल एरिया है, ये पानी पीने की जो क्रिया है उस पर अवरोधक प्रभाव डाल रही है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे लेटरल हाइपोथैलेमस की, पार्श्विक हाइपोथैलेमस या लेटरल हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस का दो पार्ट है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस। हम लोगों को बात करना है लेटरल हाइपोथैलेमस की। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो भूख बताया था, तो उससे मैंने आपसे कहा था कि जो लेटरल हाइपोथैलेमस है उसका प्रभाव जो है पार्श्विक हाइपोथैलेमस का लक्षण समूह होता है। कहने का अर्थ है कि भूख की स्थिति में आपका भूख के केंद्रीय निर्धारकों के अंतर्गत आता है ये आपका। इसमें जो पशु है वो भोजन के साथ साथ जो जल ग्रहण लेता है या जल ग्रहण करता है वो भी त्याग देता है। अगर हम पार्श्विक हाइपोथैलेमी लक्षण समूह की बात करें तो भूख में बताया ही गया था आप लोगों को। नहीं क्लियर होगा तो आप लोग वापस अपने प्रॉब्लम सेंड कीजिएगा, उस पर वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे लेटरल हाइपोथैलेमस की। तो लेटरल हाइपोथैलेमस को जब छत कर दिया जाता है, लेटरल हाइपोथैलेमस को जब छत कर दिया जाता है, तो जो प्राणी है उसमें भोजन के साथ साथ, भोजन की क्रिया तो अवरुद्ध होती ही है, भोजन करना वो बंद कर देता है, लेकिन भोजन के साथ साथ वो जल पीना भी, पानी पीना भी छोड़ देता है या पानी का भी त्याग कर देता है। अब इससे ये सीधे सीधे आपका एक तरह से प्रूफ मिल गया, एविडेंस मिल गया कि प्यास के जो अनुभव हैं उसमें पार्श्विक हाइपोथैलेमस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी पार्श्विक हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस आपका भोजन और जल दोनों से संबंधित है। लेटरल हाइपोथैलेमस को छत कर देते हैं तो जब हम, तो कुछ सप्ताह के बाद जो प्राणी है, जिस पशु पर या प्राणी पर जिसका लेटरल हाइपोथैलेमस हम छत कर रहे हैं, उसमें भोजन करने की क्रिया जो होती है उसमें पुनर्प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी मिल रही है, किस में? भोजन करने की क्रिया में उस पुनर्प्राप्ति हो जा रही है, जिसके कारण सामान्य रूप से वो भोजन करने लगता है। लेकिन जो लेटरल हाइपोथैलेमस छत किया गया है, भोजन की क्रिया तो लगभग सामान्य हो जाती है, लेकिन जो जल पीना है वो सामान्य नहीं हो पाता, यानी जल पीने की क्रिया अवरुद्ध ही रहती है। जो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके लेटरल हाइपोथैलेमस को छत कर दिया गया है, वैसे जो प्राणी हैं वो भोजन को सिर्फ गीला करके ही लेते हैं। कहने का अर्थ है कि सिर्फ निगलने के लिए, गले से नीचे उतर जाए, बस इतने के लिए ही वो जल लेते हैं, इससे ज़्यादा वो जल नहीं लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम छत करने के बजाय हम अगर बात करें सांद्र घोल से, कहने का अर्थ है कि रासायनिक उद्दीपन देने की अगर हम बात करें, तो अगर हम पार्श्विक हाइपोथैलेमस को रासायनिक तरीके से अगर हम उद्दीपित कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर जो परिणाम प्राप्त हुए उसमें जल से तृप्त जो आपके पशु थे, उनके पार्श्विक हाइपोथैलेमस को जब अति सांद्र नमक के घोल से उद्दीपित किया गया, यानी कहने का अर्थ है कि जब उन्हें रासायनिक तरीके से उद्दीपित किया गया, नमक के अति सांद्र घोल से उद्दीपित किया गया, तो ये पाया गया कि ऐसे जो प्राणी हैं उनमें पुनः जो जल पीने की क्रिया है वो शुरू हो जाती है। साथ ही लंबे समय से अगर जल से वंचित है, यानी जल वंचन की स्थिति में अगर प्राणी को रखा गया है, तो उन्होंने भी जल को पीना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ है कि अगर हम पार्श्विक हाइपोथैलेमस को नमक के अवसाद घोल से अगर उद्दीप्त करते हैं, तो वो जल पीना बंद नहीं करते हैं, बल्कि वो जल पीना शुरू कर देते हैं, और उद्दीप्त किया है तो वो जल पीना वापस शुरू कर देते हैं, यानी पिए थे फिर पीना शुरू कर दे रहे हैं। पार्श्विक हाइपोथैलेमस को छत किया जाए या उद्दीप्त करके जो आपके रिसर्च किए गए, उसमें यही देखा गया कि पार्श्विक हाइपोथैलेमस जो लिटिल हाइपोथैलेमस जो है आपका, वो जल की पीने की जो क्रिया है उसको शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कहने का अर्थ है कि जब भी हम लेटरल हाइपोथैलेमस को क्षत करेंगे या उसको विद्युतीय उद्दीपन देंगे या रासायनिक उद्दीपन देंगे, कोई भी उद्दीपन जो हम दे रहे हैं, इससे जल पीने की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है। इसीलिए पार्श्विक हाइपोथैलेमस या लेटरल हाइपोथैलेमस को क्षत करने पर जो हमारा प्राणी है वो जल पीना प्रारंभ नहीं करता। यहाँ ध्यान देना ये है कि जो पार्श्विक हाइपोथैलेमस है उसको क्षत करने पर पशु जल पीने के साथ साथ भोजन करना भी छोड़ देते हैं। जिससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था पार्श्विक हाइपोथैलेमी लक्षण समूह, तो उसमें वो जल तो नहीं पी रहे हैं, साथ ही भोजन करने की भी क्रिया उनकी अवरुद्ध हो जा रही है। तो यहाँ लेटरल हाइपोथैलेमस में भोजन और जल को नियंत्रित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग हैं, और ये दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे में इतनी उलझी हुई हैं, इतने पास पास हैं कि उन्हें अलग अलग देख पाना कठिन हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जब भी लेटरल हाइपोथैलेमस को उद्दीप्त करा रहे हैं तो जल पीने की क्रिया के साथ ही भोजन की क्रियाएं भी अवरुद्ध हो रही हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो जल को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं हैं, जो भोजन की क्रिया को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं हैं, ये आपस में इस ढंग से उलझी हुई हैं, इस ढंग से सटी हुई हैं कि इन्हें अलग अलग कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, या अलग अलग देख पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जब हम इन्हें रासायनिक ढंग से केमिकली जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इन्हें अलग अलग रूप में अवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे आपके रिसर्च किए गए हैं जिसमें कि पार्श्विक हाइपोथैलेमस को एस्टिल कोलिन या कार्बाकोल की कुछ चूहों को दी गई मेडिसिन। तो इससे जो कोलिनर्जिक जो मेडिसिन थी, इनको जब दिया गया, या चूहों को एडिजेनिक जो जैसे एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इनके इंजेक्शन दिए गए, तो उनके द्वारा जो ग्रहण किए गए भोजन और जल की मात्रा थी, उसका अगर हम ऑब्जर्वेशन किए करें तो ये देखेंगे कि इन औषधियों के कारण जो ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन जल की जो मात्रा है, यानी जल पीने की जो मात्रा है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो आपकी एस्टिल कोलिन या कार्बाकोल की जो मेडिसिन थी, उनके प्रभाव में जल के ग्रहण करने की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन भोजन की मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ा। ये शो करता है आपका कि आपकी पार्श्वी का जो हाइपोथैलेमस लेटरल हाइपोथैलेमस है, उसमें भूख और प्यास को नियंत्रित करने के लिए जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग पाई जाएंगी। यानी कोशिकाएं अलग हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की सुई लगाने पर वो प्रभावित हो रही हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो एस्टिल कोलिन और कार्बाकोल की इंजेक्शन लगाने पर प्रभावित हो रही हैं। तो दोनों कोशिकाएं आपकी अलग अलग हैं, भोजन और जल से संबंधित, और दोनों का प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है।